नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। खबर कट टू कट स्पेशल में आज आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं एलएसी पर तेजी से बढ़ती वो हरकतें जो इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और चीन के बीच ये टेंशन जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। जी हां, भारत के चट्टानी इरादों के चलते चीन इतना बौखलाया हुआ है कि वो लगातार अपनी सैन्य तैनाती में बेतहाशा इजाफा कर रहा है और भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन बढ़कर आया तो मिट्टी में मिला देंगे। एक बार फिर चीन ने एलएसी पर 3 और बटालियन बढ़ाई है। पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर मिली शिकस्त से चीन इतना बौखला गया है कि अब वो तैनाती और तनाव बढ़ाकर युद्ध के आगाज का सिग्नल दे रहा है। एलएसी पर हाई टेंशन। रोजाना नया मिलिट्री एक्शन। एलएसी अब मानो एशिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनती जा रही है। पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से लेकर चीन के मोल्डो गैरिसन तक इंडियन आर्मी का डोमिनेंस बढ़ रहा है। हर सामरिक ऊंचाई पर इंडियन आर्मी के बहादुरों ने अपने कदम जमा लिए हैं और इस रणनीतिक हार से जला भुना है ड्रैगन। लगातार बारूदी तैयारी बढ़ा रहा है। इसी तैयारी में चीन ने एक और साजिश को अंजाम दिया है। दिसंबर में युद्ध का सिग्नल, चीन ने बढ़ाई बटालियन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दोबारा ईस्टर्न लद्दाख की एलएसी पर मिलिट्री मौजूदगी में इजाफा किया है। जिनपिंग के जनरलों ने एलएसी के नजदीक 2 इलाकों में 3 और बटालियन तैनात की हैं। बताया जा रहा है कि यह बटालियन चीन की 62वीं कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड से आई है। एक बटालियन में तकरीबन 600 से 800 सैनिक तैनात होते हैं, यानी चीन ने तकरीबन 2500 फौजी बढ़ाए हैं। सैन्य तैनाती को बढ़ाने का एक ही मकसद नजर आता है और मकसद यह है कि चीन चाहता है कि भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाए और इस तरह से पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर तनाव लंबे समय तक कायम रहे। हालांकि ज्यादा मौजूदगी और तनाव के माहौल में कोई भी अनचाही हरकत एक बड़े युद्ध को अंजाम दे सकती है। न्यूज नेशन ने आपको मंगलवार को ही बता दिया था कि स्पांगुर त्सो से निकलती मोल्डो गैरिसन की सप्लाई लाइन पर चीन ने 2 नई चौकियां बनाई हैं। बुधवार को आई खबरों से न्यूज नेशन के खुलासे पर मोहर लगी है। स्पांगुर त्सो के नजदीक 2 बटालियन तैनात की गई हैं, यानी तकरीबन 1500 चीनी फौजी सिर्फ मोल्डो गैरिसन की सप्लाई लाइन को बचाने के लिए जुट गए हैं। दिसंबर में युद्ध का सिग्नल, बार बार उकसावे भरा एक्शन। न्यूज नेशन ने कल मुकपरी हाइट्स के पास चीन की खतरनाक हरकत को एक्सपोज किया था। न्यूज नेशन ने वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें चीन के सैनिक हाथों में धारदार गुआगडो नाम का हथियार लेकर भारतीय पोजीशन की तरफ बढ़े थे और भारतीय जवानों ने इन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिन जनरल एरिया रेकिंगला में 7 सितंबर को चीनी सैनिक बढ़े थे, उसी रेकिंगला के ठीक सामने चीन की फौज ने अपनी 3री बटालियन यानी तकरीबन 800 से 1000 फौजी तैनात कर दिए हैं। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि चीन दोबारा धारदार हथियारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, या यूं कहें कि गलवान पार्ट 2 जैसी करतूत को दोहराने की नापाक कोशिश करेगा। अगर ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया गया तो भारत का बारूदी जवाब देना तय है और ये भी जंग शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। दिसंबर में युद्ध का सिग्नल, एलएसी के हर सेक्टर में घुसपैठ। न्यूज नेशन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान के टकराव के बाद से चीन ने मिडिल और लोअर सेक्टर यानी उत्तराखंड और अरुणाचल तक में घुसपैठ की नाकाम कोशिशों को अंजाम दिया है। न्यूज नेशन को जो इंटेल रिपोर्ट मिली है उसमें साफ कहा गया है कि उत्तराखंड की एलएसी पर तंजुनला इलाके के पास चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। वहीं जुलाई के महीने में अरुणाचल प्रदेश के अंजावपला और हागीगारा दर्रे से भी चीनी फौज भारतीय सीमा में घुस आई थी, लेकिन भारतीय फौज के प्रेशर के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा। हालांकि वापसी के पहले चीनी सैनिकों ने इस इलाके में कैंप की कोशिशें की थी। वहीं पूर्वी सिक्किम के जिलेप्ला इलाके में भी भारतीय फौज पर चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी की। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को टारगेट किया, जिसके चलते तनाव काफी बढ़ गया। हालांकि बाद में मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। हर सेक्टर में घुसपैठ, लद्दाख की एलएसी पर फौजी तादाद बढ़ाना और धारदार हथियारों के साथ आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश। किसी भी करतूत को देख लीजिए, साफ समझ आता है कि पीएलए किसी भी कीमत पर इंडियन आर्मी को उकसाना चाहती है ताकि पछाड़ खाकर फजीयत करा रहे जिनपिंग को जंग छेड़ने का मौका मिल जाए। टीम न्यूज नेशन।
पाकिस्तान से लेकर चीन तक भारतीय सीमा की रक्षा में तैनात है हिंद के रणबांकुरे। दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना 24 घंटे मुस्तैद रहती है और भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित करने के लिए सरकार भी लगातार बड़े रक्षा सौदों पर अब फोकस कर रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना को मिलने वाला है बेहतरीन सुरक्षा कवच। जी हां, एक ऐसा एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बनेगा बल्कि दुश्मन के दांत भी कुछ इस तरह से खट्टे कर देगा। यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। युद्ध भूमि में हिंद के रणबांकुरों की ताकत। दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का हथियार। दिन हो रात, अब दुश्मन पर होगा प्रहार। सीमा पर चीन के घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के हाथ ही काफी हैं, लेकिन चीन की चालाकियों से निपटने के लिए अब तैयारी है एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी ICV को भारतीय सेना में शामिल करने की। इंडियन आर्मी के पास पहले से ही BMP-2 सारथ नाम का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। इसी को रूस में BMP के साथ जोड़कर और एडवांस बनाया जाएगा। एडवांस ICV को नाइट विजन सेंसर से लैस किया जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक ICV में एंटी टैंक मिसाइल को जोड़ा जाएगा। साथ ही इनके अंदर कैनन के साथ मशीन गन भी जुड़ी होगी। इतना ही नहीं, रूस के साथ मिलकर तैयार होने वाली ICV तमाम खूबियों के साथ 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी और 35 डिग्री की चढ़ाई पर ही दुश्मन का काम तमाम करेगी। नई ICV का मकसद होगा लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में उन जगहों तक पहुंचना जहां पहुंचना भीष्म जैसे मेन बैटल टैंक के लिए भी मुश्किल होगा, या फिर भारी टैंक जहां आसानी से ऑपरेट ना कर पाएं। ये है जंगे मैदान का महारथी और दुश्मनों का सहारक सारंग। 155 mm की सारंग तो जल्द ही सरहद पर आग बरसाती नजर आएगी। स्वदेशी तोप सारंग की मारक क्षमता 37 किलोमीटर है। अपने साथ एक बार में 46 किलो के एक्सप्लोजिव के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह कर सकती है। अलग अलग डिग्री एंगल पर फायर करने की ताकत इसे बेमिसाल बनाती है। सारंग तोप 1 मिनट में 3 राउंड फायर कर सकती है। इसमें बिना रुके 1 घंटे तक गोले दागने की क्षमता है। LOC से लेकर LAC तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सारंग की ताकत दुश्मनों के लिए काल समान है। सारंग जैसी हल्की तोप को आसानी से किसी भी बॉर्डर पोस्ट इलाके में तैनात किया जा सकता है और इसकी अचूक मारक क्षमता ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को भी पाताल में मिला सकती है। ऑटोमेटिक क्लाश्निकोव दुनिया की सबसे मजबूत और घातक राइफल। इसी राइफल का बारूदी वर्जन है AK-203, जिसकी खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच डील आखिरी चरण में पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक मेक इन इंडिया के तहत भारत और रूस मिलकर AK-203 राइफल्स बनाएंगे। अर्जेंट रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रूस से 20,000 राइफल खरीदी जाएंगी। AK-203 इस वक्त दुनिया की सबसे घातक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स में से एक है। ये राइफल 1 मिनट के अंदर 700 गोलियां फायर कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर है। ये एक ऑल वेदर राइफल है, यानी पहाड़ों से लेकर समंदर तक इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
और सुशांत सुसाइड केस का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे और पूरे नेक्सस पर कंगना रनौत की बेबाक एंट्री ने मुंबई में सियासी पारा गरमा दिया। जी हां, हमले से तिलमिलाई उद्धव सरकार लगातार कंगना से बदला लेने का मौका ढूंढ रही है और आज बीएमसी ने सारे नियम कायदे ताक पर रखकर कंगना के दफ्तर पर धावा बोल दिया। न्यूज नेशन के कैमरे पर आज एक बार फिर मुंबई सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई पुलिस की नाकामी और तानाशाही की तस्वीरें कैद हुई, जिसने पूरे देश को कुछ इस तरह से गुस्से में भर दिया है। मुंबई के बाबर को मणिकर्णिका का जवाब। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। घर तोड़ने पर घमंड तोड़ने का अल्टीमेटम। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना का सच सामने, सरकारी फरेब तार तार। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? ना तो कानून की इज्जत, न नियमों की परवाह। कंगना से डरी शिवसेना सरकार और बीएमसी की ये वो गुंडागर्दी है जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर है। हाई कोर्ट की रोक के बाद भी कंगना के ऑफिस पर सरकारी अमले ने हमला बोला, ऑफिस को तहस नहस कर दिया। शिवसेना जो राम राज की बात करती है, शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती है, उन्होंने किस तरह से कंगना रनौत के घर के अंदर के मंदिर को भी तोड़ दिया। सुबह से जब कंगना वर्सेस उद्धव सरकार का ये संग्राम शुरू हुआ था, तब से लेकर न्यूज नेशन पल पल की हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा था। 12:10 करीब हो रहे हैं और 20 मिनट बाद सुनवाई है, तो 20 मिनट में जो तोड़फोड़ हो सके, और इसीलिए मुझे लगता है कुछ लोग फोन पर बातचीत करते देखे गए थे। और तस्वीरें देखिए, ये छज्जा अब गिराया जा रहा है और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। न्यूज नेशन लगातार सरकारी सिस्टम की इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। असर नजर आया जब हाई कोर्ट ने इस नाजायज एक्शन पर सख्त रुख अपनाया। किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ से भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में, भाग चले हैं, भाग चले हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी को अवैध कार्रवाई पर लताड़ लगाई और बीएमसी को अपने लाव लश्कर के साथ मौके से फरार होना पड़ा। ऐसे बीएमसी के कर्मचारी जो है भेड़ बकरियों की तरह ठूसे गए हैं। ये कोरोना काल में बीएमसी की बेशर्मी है। उद्धव राज में तानाशाही का आलम यह है कि सुरक्षा के नाम पर बुलाई गई मुंबई पुलिस बदसलूकी पर उतर आई। जब कंगना के घर को तोड़ा जा रहा था तो न्यूज नेशन की टीम ने अधिकारियों से जवाब मांगा। झूठ का कोई जवाब नहीं होता तो न्यूज नेशन की टीम के साथ धक्का मुक्की कर दी गई। जाने दीजिए, बस गेट पर खड़े होंगे सर, बस गेट तक खड़े होंगे ना, प्लीज बस गेट तक खड़े होंगे ना। अरे कौन सा इंस्ट्रक्शन सर, कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन से रूल की बात कर रहे हैं सर? मुंबई में तानाशाही की जो कहानी आज दिखी, उसकी पटकथा कई दिनों से लिखी जा रही थी। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? सबसे पहले संजय राउत ने कंगना को गाली दी, फिर सहयोगी कांग्रेस के नेताओं ने देशद्रोही कहा, बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर छापा मारा और फिर बुधवार को दफ्तर पर चल गया जुल्म व सितम का बुलडोजर। कंगना के खिलाफ एक्शन पर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, ये मानो बुधवार सुबह ही फिक्स हो गया था, जब सरकार के खिलाफ गरजती कंगना शेरनी की तरह मुंबई पहुंची थी। एयरपोर्ट पर कंगना को डराने धमकाने के मकसद से शिवसेना समर्थकों ने जमावड़ा लगाया हुआ था, लेकिन कंगना का साथ देने के लिए भी सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिन्हें देख शिवसेना समर्थक रफूचक्कर हो गए। शिवसेना के बदलापुर का ये राउंड फेल हो गया, सरकार के इरादे एक्सपोज हो गए और कंगना अब भी गरज रही है, बार बार कह रही हैं, मैं डरूंगी नहीं, डटी रहूंगी, रोक सको तो रोक लो। टीम न्यूज नेशन। उद्धव सरकार और बीएमसी के बदले की करतूत के बाद कंगना का भी जोरदार पलटवार जारी है। मुंबई लौटने के बाद कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर करारा बयान दिया और अब से कुछ देर पहले ही कंगना ने ट्वीट कर उद्धव सरकार और करण जौहर पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। कंगना ने क्या कुछ ट्वीट किया वो अब हम आपको बताते हैं कि कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। जिन्होंने मेरा घर गिराया है कल आपका हो सकता है। सरकारें आती हैं और जाती हैं और जब एक आवाज हिंसक दमन के खिलाफ उठती है तो वो आदर्श बन जाती है, ये उन्होंने ट्वीट किया। और साथ ही आगे लिखती है कि आज एक व्यक्ति को कल के दांव पर जला दिया जा रहा है, ये हजारों का जौहर होगा, जाग जाओ। कंगना रनौत ने कुछ देर पहले ये ट्वीट यहां पर किया है।
तो ये कंगना रनौत का वो ट्वीट है जो सामने यहाँ पर आया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत का ये गुस्सा भी सामने आया, साथ ही वो अपनी बात लगातार यहाँ पर रख रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं कुछ दिलचस्प तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। तस्वीर नंबर 1। सेनेगल इन दिनों बाढ़ की त्राहिमाम से जूझ रहा है। चारों तरफ बस पानी का पहरा है। सेनेगल की राजधानी डकार की ये तस्वीरें हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। रिहायशी इलाकों में बने कई घर पहली मंजिल तक डूबे नजर आ रहे हैं। लोग नाव चलाने को मजबूर हैं। तस्वीर नंबर 2। एक तरफ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग विकराल हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ओरेगन के जंगल भी आग की चपेट में आ गए हैं। आग ने क्लैकमैक्स इलाके में जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवा की वजह से आग क्लैकमैक्स के इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पहुंच गई है। यहां करीब 12 एकड़ में बनी 4 फैक्ट्रियां आग में जलकर खाक हो गईं। आग के खतरे को देखते हुए पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। अभी तक यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीर नंबर 3। गाजियाबाद में अंधाधुंध फायरिंग से लोग सहम उठे। करीब 5 से 6 युवकों ने लगातार एक के बाद एक बेखौफ अंदाज में फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तस्वीर नंबर 4। बरेली में एक बेटी का स्वागत धूमधाम के साथ हुआ। इस घर में बेटी पैदा हुई थी और उसके वेलकम के लिए रास्ता फूलों से सजा दिया गया। गाना बजाना हुआ और बेटी के पांव के शुभ चिन्हों से ही घर में उसकी एंट्री भी हुई। पाकिस्तान को कब्जाने की फिराक में लगे चीन को एक और जोर का झटका लगा है और इस झटके का नाम है तालिबान। खबरें यह है कि अफगान तालिबान वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के तीनों बड़े गुट एक हो सकते हैं और साथ ही इन्हें लश्कर जंगवी का भी समर्थन मिल सकता है। अगर ये तीनों गुट एक हुए तो खैबर पख्तूनवा पर तालिबान पूरी तरह काबिज हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब होगा खैबर पख्तूनवा से गुजरता सीपी इसी आतंकियों के निशाने पर होगा और तालिबान के इसी प्लान ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। पहले अफगानिस्तान को दहलाया, फिर पाकिस्तान में पांव जमाया और अब तालिबान का टारगेट चाइना। इमरान सोचे बैठे थे कि चीन की खैरात से सरकार बचाएंगे। जिनपिंग ने सोचा था कर्ज का जाल फेंककर पाकिस्तान को गुलाम बनाएंगे। सीपीईसी की आड़ में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी की आवाज दबाने की साजिश की गई, लेकिन इन साजिशों पर अब लग गया है तालिबान का ग्रहण। तालिबान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन, वो आतंकी संगठन जिसने पाकिस्तान में बिल बनाए और अफगानिस्तान के अमन चैन को छीन लिया। अब आतंक के इसी भस्मासुर ने इमरान और जिनपिंग की सांठगांठ को टारगेट पर ले लिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे तालिबान के 3 बड़े गुटों ने एक होने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अलग हुए हकीमुल्लाह महसूद गुट, जमातुल अहरार और हिज्ब अल अहरार ने अब एक होने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सक्रिय लश्कर झांगवी भी इस गठजोड़ का हिस्सा हो सकता है। अगर तालिबान के ये तीनों गुट एक साथ हुए तो इनके जद में सीधे तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान काबिज है और इस प्रांत से सीपीईसी की लाइफलाइन गुजरती है, जो शिनजियांग के उरुमकी से शुरू होकर गिलगित बाल्टिस्तान के खुंजरेब पास से होते हुए एक तरफ कराची और दूसरी तरफ ग्वादर जाती है। तालिबान का इतिहास रहा है कि वो जहां भी काबिज रहा वहां जबरन पैसा वसूला गया और यही डर अब जिनपिंग को सता रहा है, कहीं सीपीईसी भी तालिबान के निशाने पर न आ जाए। तहरीके तालिबान ने पिछले 1 साल के अंदर सीपीईसी से जुड़े अधिकारियों पर 2 हमले किए हैं। इन गुटों से जुड़े स्थानीय तालिबानी सीपीईसी का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं। 2013 में जब चीन के कहने पर पाकिस्तान ने 3 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था तो वो संगठन भी तहरीके तालिबान से जाकर मिल गए थे। तहरीके तालिबान की ताकत और कुव्वत कितनी है ये बाजवा को भी पता है। टीटीपी से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज को अपनी धरती पर सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा था, जिसे नाम दिया गया था जर्बे अज़्ब। तकरीबन 2 साल तक पाकिस्तानी फौजी तहरीके तालिबान से लड़ते रहे थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 900 फौजी मारे गए थे और 3000 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे।
यही वजह है कि तालिबान का दोबारा सिर उठाना इमरान के लिए सिरदर्द बन गया है। और इस बार जिनपिंग की भी हालत खराब है, क्योंकि जिस तालिबान को अमेरिका और नाटो मिलकर खत्म नहीं कर पाया, उससे निपटना चीन और पाकिस्तान के बूते की बात नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।